हेलो एवरीवन, मैं हूं सम्यक और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का दूसरा पार्ट जो कि है कॉमर्स। अभी तक बच्चों हम लोग इंडस्ट्रीज वाला जो पार्ट था, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री, ये पूरा हम लोग ने टॉपिक खत्म कर लिया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कॉमर्स का सेगमेंट जो है। बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे हमने बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब कॉमर्स में हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड। बहुत इजी है, बहुत आसान, छोटा सा टॉपिक है, हम लोग फटाक से इसको खत्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉमर्स का मीन्स क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो कॉमर्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो भाई कॉमर्स क्या है, ये छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है। इसका मेन जो सार है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कॉमर्स मतलब जो भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री क्या कर रही है, सामान को बना रही है, राइट। बट सामान बन के क्या करेगा, सामान आपने बना भी लिया तो जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा नहीं तो सामान का हम करें क्या। तो अल्टीमेटली जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि जो प्रोडक्ट बनाया वो अल्टीमेट कस्टमर, जो भी कंज्यूमर है जो उसको यूज करने वाला है, उस तक कैसे पहुंचा जाए सेफली, अच्छे से, राइट। तो ये सारा काम कौन करता है, कॉमर्स करता है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ बिजनेस, क्योंकि इसके बिना कुछ भी, अगर कंज्यूमर तक सामान पहुंचेगा ही नहीं, इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं, तो वो क्या काम का वो सामान, राइट। आइए एक बार यहाँ पर क्या लिखा है डेफिनेशन में, इसको पढ़ लेते हैं। Commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. तो क्या कहने जा रहे हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो रहा है, राइट, जो सामान बना, अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के लिए टू अल्टीमेट कस्टमर, मतलब इंडस्ट्री से कंज्यूमर तक माल पहुंचाने के लिए बीच में जो भी एक्टिविटीज हो रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमर्स कहेंगे। इतनी सी डेफिनेशन है, इतना से ही कॉमर्स को आपको समझना है, करेक्ट। There will be no use of producing goods unless and until these goods reach the ultimate consumer। सही बात है, सामान बनाने का मतलब ही नहीं बनेगा ना भाई कि आपने बना दिया, आपने दुकान खोल ली, कस्टमर तक वो चीजें ही नहीं पहुंच पा रही हैं, तो क्या मतलब आपका वो प्रोडक्ट को बनाने का, ठीक है। द कॉमर्स सेगमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमर्स इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, कि भाई जो इंडस्ट्री का सेगमेंट है ना, ये दोनों 1 to 1 काम करते हैं। बैकबोन क्या, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो तो बैठ भी नहीं पाएगा, चल भी नहीं पाएगा, मतलब वो उसको कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो कॉमर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री भी कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप बेचोगे क्या, और बेचोगे नहीं तो प्रोडक्ट बना के करोगे क्या, राइट। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉमर्स का सिंपल सा मतलब है जो भी बेचना करना हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स का एंड कंज्यूमर तक के लिए, वो हो गया कॉमर्स। आई होप आपको कॉमर्स की डेफिनेशन जो भी है समझ में आ गई होगी, ठीक है। इंडस्ट्री की हमने डिस्कस कर ली थी। अब फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, कि भाई कॉमर्स के डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि भाई कॉमर्स ये काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। कॉमर्स के फंक्शन क्या क्या है, यहाँ पर कितने 6 फंक्शंस आपको लिस्ट किए हैं। बहुत आसान है, ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आगे चल के इसी लेक्चर में एक टॉपिक है जो सिर्फ इसी के बेसिस पे पूरा हम लोग को समझना है, ठीक है। 2 टॉपिक आपके इकट्ठे कवर हो जाने वाले हैं। समझते हैं एक बार इसको क्या लिखा है। लेफ्ट साइड में जो चीजें लिखी हैं वो ये हैं, वो फंक्शंस हैं, राइट। और कौन सा सेगमेंट है कॉमर्स का जो इस फंक्शन को करता है, वो मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है। तो बहुत बड़ा पैराग्राफ था, तो आपको समझाने के लिए मैंने उसको समराइज कर दिया है। जो फर्स्ट लाइन जो है लेफ्ट वाले कॉलम की, जो फर्स्ट लाइन है वो सबकी सेम है, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस, सबकी सेम है। बस वर्ड चेंज क्या है, पर्सन, प्लेस, टाइम, एक्सचेंज, रिस्क और नॉलेज। ये 6 चीजें हैं जो कॉमर्स हेल्प करता है इनका हिंड्रेंस हटाने में। हिंड्रेंस मतलब कि जो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कॉमर्स है जो इसमें मदद करता है, ठीक है। अब भाई समझते हैं कि करके इसका मतलब होता क्या है। पहला पॉइंट, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। इसका मतलब क्या कि भाई प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट है, इसको बना कौन रहा है, तो प्रोडक्ट को भैया इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं, जो इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। चाहिए किसको, कि भाई एंड कंज्यूमर है जो अपने घर पे बैठा है, अपनी दुकान पे बैठा है, आराम से जॉब कर रहा है, उसको चाहिए। तो भाई इसको इससे मिलाएगा कौन, और समझ में आया आपको कि भाई इसने बनाया और इसको चाहिए, तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन होगा कैसे। तो भाई कनेक्शन कराने के लिए ट्रेड सेगमेंट, कि कॉमर्स के ये सब सेगमेंट है, कि जो ट्रेड सेगमेंट है ना भाई, वो हेल्प करता है इन दोनों को मिलाने के लिए। कैसे हेल्प करता है, कि भाई आप मान के चलो आज
आजकल तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज, बहुत सारी ऐसी साइट्स आ गई, लोकल रीजनल लेवल पे भी काफ़ी साइट्स हैं जो आपको हेल्प करती है ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करने में। तो ये हो गई ट्रेड सेगमेंट, ये आप डायरेक्टली फैक्ट्री से कंज्यूमर को कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा क्या होते हैं ट्रेड सेगमेंट में कि भाई जो शॉपकीपर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। मैं फर्स्ट लेक्चर में छोटा सा डिस्कशन किया था इसके ऊपर। कहने का मतलब क्या है, जो भी ये लोग होते हैं ये भी ट्रेड सेगमेंट में ही आते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट बना उसको बेचने में ये लोग हेल्प करते हैं, राइट। तो मतलब इंडस्ट्री के जो लोग हैं और कंज्यूमर जो है, इन दोनों को मिलाने का जो काम करता है वो करता है ट्रेड सेगमेंट। ट्रेड मतलब उस मटेरियल को, सामान को बेचने का काम कौन करता है, वो करता है ट्रेड सेगमेंट। क्योंकि ट्रेड वाला जो है, अमेजॉन जो है, वो अपने कस्टमर्स को जानता है, वो लोगों से कनेक्टेड है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने कस्टमर को डायरेक्टली नहीं जानता है, राइट। तो उसको बीच में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के होते हुए वहां तक अपने कंज्यूमर तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए हो गई ऑनलाइन की बात। अगर ऑफलाइन की बात करूं तो आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो आपको रिटेलर्स के थ्रू बेचना पड़ेगा अपने कंज्यूमर को। समझ में आया? उसके बीच में बहुत सारी चेन्स होती हैं, तो उस सारी चेन के थ्रू आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, पहली हेल्प जो करता है फंक्शन ऑफ कॉमर्स वो होता है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पीपल या फिर पर्सन, ठीक है। सेकेंड, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है कि भाई गुजरात में एक माल बन रहा है, राइट। गुजरात में बना तो भाई पूरे इंडिया में सप्लाई होगा, सिर्फ गुजरात में बन के गुजरात में सप्लाई होगा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि या तो आपकी फैक्ट्रीज हर स्टेट में हो, हर सिटी में हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। एक स्टेट में भी है तो हर सिटी में तो होना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो भाई एक प्रोडक्ट गुजरात में बन रहा है, उसको पूरे इंडिया में सप्लाई करना है तो कैसे करें? उड़ के तो पहुंच नहीं जाएगा, ईमेल तो कर नहीं सकते हो, फैक्स कर नहीं सकते हो, व्हाट्सएप कर नहीं सकते हो। भाई प्रोडक्ट है ना, फील और टच करने वाली चीज़ है, आप उसको क्या करोगे? तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सेगमेंट कॉमर्स का काम आता है। समझ में आया? तो कौन सा सेगमेंट, अब की दो सेगमेंट की बात करिए, एक हो गया ट्रेड सेगमेंट, एक हो गया ट्रांसपोर्ट सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट सेगमेंट क्या करता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह तक जो माल पहुंचाना है उस प्लेस के हिंड्रेंस को खत्म कर देता है, ठीक है, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। इसका मतलब समझो, बहुत आसान है कि भाई एक बात मुझे बताओ, क्या 12 महीने सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? कि भाई गेहूं है वो साल के एक टाइम पे ही बनता है, राइट, वो उगता है। चावल भी साल के एक टाइम पे उगता है। बहुत सारे सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं वो एक टाइम पे उगते हैं। हो सकता है ये वेजिटेबल्स डायरेक्टली कंज्यूमर को भी बिक रहे हो, और हो सकता है यही वेजिटेबल्स, यही फ्रूट्स किसी इंडस्ट्री के भी काम में आ रहे हैं, उनकी मिठाई बनाने के लिए, उनकी चॉकलेट्स बनाने के लिए, उनके फ्रूट जूस बनाने के लिए उनको भी चाहिए रहता है भाई। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए कि अब वो साल के एक ही टाइम पे उग रहे हैं, तो मुझे अगर साल के दूसरे टाइम पे चीज़ जब वो नहीं उगते हैं तो मैं क्या करूँगा? तो भाई यहाँ पर कॉमर्स हेल्प करता है इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। क्या, कैसे करता है? तो उसका जो वेयर हाउस का सेगमेंट है, वेयर हाउस मतलब कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, गोडाउन, जितनी भी जहाँ पर हम बड़े बड़े स्टोरेज हाउसेस होते हैं जहाँ हम अपना सामान स्टोर कर देते हैं, तो वो लंबे टाइम तक वहाँ पर अच्छे से सेफली रहता है। आया आपको समझ में? तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में एक पर्टिकुलर वेजिटेबल उगता है, पर हमें वो कब चाहिए? हमें चाहिए वो साल के मिड में, जून, जुलाई, अगस्त में। तो इतने टाइम तक वो पीरियड के लिए हमें कहीं ना कहीं स्टोर रखना पड़ेगा जहाँ पर वो चीज़ खराब ना हो, तो हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। तो ये कौन सा सेगमेंट हो गया? ये वेयर हाउसिंग का सेगमेंट हो गया। किसका? अपने कॉमर्स का। क्लियर है? तो इसमें क्या किया उसने? टाइम, हिंड्रेंस ऑफ टाइम हटा दिया, राइट। तो हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, प्लेस और पर्सन, तीन हमने समझ लिया। नाउ हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। क्या मतलब है एक्सचेंज का? भाई एक्सचेंज का मतलब आप यहाँ पर ये समझो कि माल, जब यहाँ से माल जाएगा, एक गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, गुड्स यहाँ से यहाँ गया, मतलब यहाँ से यहाँ गया, मतलब यहाँ से रिटेलर के पास गया, फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास गया। क्या कहा? ये इंडस्ट्री है, ये कंज्यूमर है, बीच में कौन है? रिटेलर है। यहाँ से रिटेलर के पास गया, रिटेलर से कंज्यूमर के पास गया। अब सिर्फ माल का इधर से उधर तो होगा नहीं, यहाँ से पैसा भी तो आएगा, राइट। तो यहाँ से माल जाएगा, यहाँ से पैसा आएगा। तो अब मुझे ये बताइए, जो एक्सचेंज होना है, एक्सचेंज मतलब यहाँ से एक चीज़ दी, यहाँ से दूसरी चीज़ दी, राइट। तो जो एक्सचेंज होना है ये स्मूथली कैसे होगा? अब आप तो भाई सब पढ़े लिखे हो, आप लोग बहुत टेकी हो।
अब आपको सब पता है कि पेटीएम क्या होता है, गूगल पे क्या होता है, फोन पे क्या होता है, रिचार्ज आप 2 मिनट में मोबाइल से कर लेते हो, कहीं पर पेमेंट करना हुआ, कैश नहीं है तो आपने लेके मोबाइल को स्कैन कर दिया, पेटीएम स्कैन कर दिया तो आपका पेमेंट हाथों हाथ पहुंच गया, यूपीआई के थ्रू बहुत सारे मोड्स आ गए हैं, राइट। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये बैंकिंग के थ्रू हो रहा है। तो कॉमर्स का जो बैंकिंग सेगमेंट है ये एक्सचेंज में हेल्प करता है कि भाई रिटेलर ने माल ऑर्डर किया, राइट, रिटेलर ने बोला कि मुझे ये माल भेज दो, कि भाई हो सकता है तो उसके लिए एडवांस देना पड़े, तो एडवांस कैसे देगा आदमी, एडवांस बैंकिंग के थ्रू देगा, राइट। गुजरात जाके कैश तो नहीं देगा ना उसको कैसे देगा, बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर देगा। बहुत सारी चीज़ होती है, आरटीजीएस होता है, एनईएफटी होता है, आईएमपीएस होता है, बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में आ गई हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें अभी और पता पड़ेंगी धीरे धीरे, राइट। तो इसमें आपका एक चैप्टर भी है जिसमें हम पूरा ई बिजनेस के बारे में समझने वाले हैं, सेकंड पार्ट में है वो, तो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस ये फर्स्ट चैप्टर आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो भाई बैंकिंग सेगमेंट में समझ में आ गई कि एक्सचेंज में काम आता है, कि भाई गुड्स यहाँ से यहाँ तो आएगा पर यहाँ से भी तो कुछ आना चाहिए, तो यहाँ से पैसा आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, बैंकिंग सेगमेंट से आएगा, ठीक है। हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। यार मुझे एक बात बताओ, कितने सारे तरीके के रिस्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, रिस्क है, प्रोडक्शन रुक जाएगा आपका। फैक्ट्री में आग लग गई, रिस्क है, आपका बहुत नुकसान हो सकता है। चोरी हो गई फैक्ट्री में, रिस्क है। आप गुजरात से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या यहाँ जहाँ पर भी माल भेज रहे हो तो ट्रांसपोर्ट में कुछ हो ना जाए, ट्रांसपोर्ट में चोरी हो जाए, गाड़ी पलट जाए, बारिश हो जाए, बारिश में सारा सामान खराब हो जाए, बहुत सारी तरीके के रिस्क होते हैं। हर बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क के बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता है। हम सारे रिस्क को कवर नहीं कर सकते हैं पर हम काफ़ी हद तक रिस्क को कवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इंश्योरेंस करा के, राइट। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई हम हर महीने किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्रीमियम भरते हैं, या वन टाइम प्रीमियम भी होता है कि भाई अगर इस तरीके का नुकसान हुआ तो ये कंपनी है, हम बैठे हैं, हम आपकी भरपाई करेंगे। कौन बोलता है, इंश्योरेंस सेगमेंट वाला बोलता है। हर तरीके के लॉस गुड नहीं हो जाते हैं, मतलब हर तरीके के लॉस का रिकवरी नहीं होता है, बहुत सही तरीके के लॉसेस का रिकवरी हो जाता है। तो कौन करता है, इंश्योरेंस सेगमेंट। लास्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज कौन देगा भाई, नॉलेज का मतलब एक प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो भाई कंज्यूमर को पता कैसे पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपने अमेजोन पे लिस्ट भी कर दिया तो बट पता तो पड़ना चाहिए कि ये एक प्रोडक्ट है, आपकी खरीदने की इच्छा कैसे होगी। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी जो कंपनीज हैं, एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पतंजलि है, ये अपनी बहुत एडवर्टीजमेंट करती है, लोग सेलिब्रिटीज एंडोर्स करते हैं। तो क्या है ये सब, ये एडवर्टीजमेंट है ताकि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता तो पड़े, आप खरीदोगे कैसे भाई। तो जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप खरीदोगे कैसे। तो एडवर्टीजमेंट वाला जो सेगमेंट है वो आपको नॉलेज देता है प्रोडक्ट की। तो ये 6 चीजें हैं, ये 6 हिंड्रेंस हैं जो कि एक किसी भी बिजनेस के लिए होते हैं, किसी भी कॉमर्स के लिए होते हैं। और ये 6 सेगमेंट है कॉमर्स के जो इन हिंड्रेंस को हटाने में आपकी मदद करते हैं, आपको बिजनेस करने में हेल्प करते हैं। फिर से फटाक से देख लेते हैं। पर्सन का हिंड्रेंस होता है, प्लेस का हिंड्रेंस होता है, टाइम का होता है, एक्सचेंज का होता है, रिस्क का होता है, नॉलेज का होता है। और ये जो सेगमेंट्स हैं ये आपकी हेल्प करते हैं ये हिंड्रेंस को हटाने में। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ कॉमर्स। क्या कहा, फंक्शन क्या है कि भाई ये जो लेफ्ट साइड में जितना लिखा है हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ये हो गया इसके फंक्शंस, और ये हो गया उसके सेगमेंट जो ये काम करते हैं। और एक्सप्लेनेशन मैंने जो आपको दिया है वो ही हमें लिखना है, राइट। ये हो गया आपका फंक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं फटाक से कि भाई आगे क्या बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेड की। ये तो बात हो गई कि फंक्शंस क्या होते हैं, करेक्ट। अब ट्रेड क्या होता है। Trade is an integral part of commerce. It refers to buying and selling of goods and services. In the absence of traders, the manufacturer will have to search for consumer and the consumer will have to search for manufacturer. बहुत आसान सी बात है यहाँ पर। अब हमने जो देखा कि कॉमर्स की 2 चीज़ें होती है कॉमर्स में, एक ट्रेड होता है, एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, राइट, या एड्स टू ट्रेड। क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। सबसे पहले ट्रेड का मतलब सिर्फ इतना, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक जगह से हमने बाई किया और एक जगह से हमने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया, उसको हम ट्रेड कहते हैं। इतना सिंपल है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कभी भी रिटेलर कंज्यूमर के पास नहीं जाता। कुछ कंपनीज इस मॉडल पर भी वर्क करती है कि डायरेक्टली हम कंज्यूमर को ही बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज हैं लाइक डेल है, राइट, वो अपने शोरूम्स के थ्रू कंज्यूमर को खुद बेचती है, खुद की शोरूम बनाती है, राइट। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। बट मेजरली आप इतना समझ लो कि ट्रेड सेगमेंट कौन होता है कि जो सस्ते में माल खरीदता है, महंगे में बेच देता है। तो बीच में जो ये मीडिएटर है कि माल का स्टॉक बना के रखता है, स्मूथ फंक्शनिंग होती है माल की, वो होता है ट्रेड, राइट। ट्रेड 2 तरीके के होते हैं, राइट। एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड,
ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं इंटरनल ट्रेड क्या होता है और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। बहुत आसान है, मेरे देश की चार दीवारी के अंदर ही अगर मैंने माल बनाया और बेचा वो हो गया इंटरनल ट्रेड। मतलब क्या, अगर मैं कोई आइटम बना रहा हूं और बेच रहा हूं इंडिया के अंदर तो वो हो गया इंटरनल ट्रेड। इसमें माल को बनाना और बेचना दोनों हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि बनाया तो यहाँ बेचा बाहर, बनाया भी यहाँ है बेचा भी यहाँ है, तो हो गया इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है कि माल इंडिया में बनाया बाहर बेचा तो वो एक्सटर्नल ट्रेड, बाहर का माल बनाया इंडिया में बेचा तो भी वो एक्सटर्नल ट्रेड, राइट। तो कहने का मतलब अगर माल बन भी यहाँ रहा है बिक भी यहाँ रहा है तो हो गया इंटरनल ट्रेड, माल यहाँ बन रहा है बाहर बिक रहा है या बाहर बन रहा है इंडिया में बिक रहा है वो हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। जहां पर भी बाहर के लोग इन्वॉल्व हो गए थोड़े से भी बाइंग में या सेलिंग में वो हो गया एक्सटर्नल ट्रेड, और जहां पर सब लोग इंडिया के ही हैं, हमारे इंडिया के जो बाउंड्रीज है उसके अंदर के हैं, वो हो गया आपका इंटरनल ट्रेड। इतनी आसान सी इसकी बात पढ़ लेते हैं। It refers to buying and selling of goods or services within the geographical boundaries of a country. It is also known as home trade. इसको क्या बोलते हैं, home trade भी बोलते हैं। External trade, it refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical limits of the country. It is also known as trade between two or more countries. बहुत आसान है। अब एक बार समझ लेते हैं, इंटरनल ट्रेड में दो चीजें होती हैं। क्या कहा, इंटरनल ट्रेड में दो चीजें होती हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड, करेक्ट। इसको मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आपको डिफरेंशिएट भी समझ में आ जाएगा दोनों में, और आपको होलसेल ट्रेड भी समझ में आ जाएगा और रिटेल ट्रेड भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, होलसेल ट्रेड आपको भी पता होगा कि होलसेल ट्रेड आखिर में होता क्या है। तो भाई होलसेल ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटी, कि भाई जब भी बाय और सेल बड़ी क्वांटिटी में होता है वो होता है होलसेल ट्रेड, और अगर लार्ज क्वांटिटी में बाय सेल नहीं हो रहा है, स्मॉल क्वांटिटी में हो रहा है, वो हो गया रिटेल ट्रेड, राइट। बाय डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चर, होलसेलर के केस में वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से माल खरीदता है और रिटेलर को बेचता है। थर्ड पॉइंट क्या है, सेल टू रिटेलर, तो किससे खरीदा, मैन्युफैक्चर से खरीदा और रिटेलर को बेचा। रिटेल के केस में क्या होता है, होलसेलर से खरीदता है और कंज्यूमर को एंड कंज्यूमर को बेचता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई जो होलसेलर होता है ना उसको एक ही प्रोडक्ट का बहुत सारा स्टॉक रखना पड़ता है, वो अलग अलग वैरायटी के बहुत ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स नहीं रखता है, राइट। पर रिटेल के केस में उसको हर वैरायटी का प्रोडक्ट मेंटेन करना रहता है अपनी शॉप पे। अगर आप किराने की दुकान देखोगे तो हो सकता है मैं हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का होलसेलर, तो मैं हिंदुस्तान के ही प्रोडक्ट्स रखूंगा, मैं किसी और के प्रोडक्ट्स नहीं रखूंगा। बट जो रिटेलर है वो HUL का भी प्रोडक्ट रखेगा, वो नेस्ले का भी प्रोडक्ट रखेगा, वो सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को रखेगा, राइट। लास्ट पॉइंट क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। होलसेल के केस में कैपिटल बहुत सारा चाहिए। क्यों बहुत सारा कैपिटल चाहिए, क्योंकि भाई माल हमें बहुत बल्क क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है और मैन्युफैक्चरर को हमें कैश में पेमेंट करना पड़ता है, मतलब हम उससे क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, राइट। कैश और बाय बैंक और एनीथिंग, बट उनसे क्रेडिट बहुत रेयर केस में मिलता है मैन्युफैक्चरर से। बट रिटेल को लेस कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिटेलर्स को होलसेलर से क्रेडिट पे माल मिल जाता है, राइट। तो ये डिफरेंस है होलसेल ट्रेड में और रिटेल ट्रेड में, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। ये हो गई टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। दो तरीके के होते हैं इंटरनल ट्रेड, एक होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड जो कि इंडिया के बाहर हो रहा है। बाहर का कोई आदमी, फॉरेनर, अब्रॉड का कोई आदमी इसमें कनेक्टेड है, आइदर फॉर बाइंग आइदर फॉर सेलिंग, ठीक है। इसमें तीन चीजें होती है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रापोर्ट। अब मुझे एक चीज बताइए, आपने ये वर्ड कभी ना कभी तो डेफिनेटली सुना होगा। एक्सपोर्ट सिंपल से होता है, अगर माल इंडिया में बन रहा है और इंडिया के बाहर बिक रहा है तो वो हो गया एक्सपोर्ट। क्या कहा, बन रहा है इंडिया में और इंडिया के बाहर सेल हो रहा है, वो हो गया एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, अगर इंडिया के बाहर बन रहा है और इंडिया में बिक रहा है तो हो गया वो इंपोर्ट। क्या कहा, कहने का मतलब है कि अगर माल इंडिया के बाहर बिका और इंडिया में बिका वो हो गया इंपोर्ट, और अगर इंडिया के बाहर बन रहा है, राइट, और इंडिया में बिका तो वो हो गया इंपोर्ट। तो कहने का सिंपल सा मतलब है दो ही चीजें होंगी, या तो इंडिया में बनेगा या इंडिया में बिकेगा। तो एक्सपोर्ट आपको समझ में आ गया, इंपोर्ट आपको समझ में आ गया। अब इंट्रापोर्ट क्या होता है कि ना इंडिया में बन रहा है और ना इंडिया में बिक रहा है, बट इंडिया के थ्रू आते हुए किसी और देश में जा रहा है। पढ़ते हैं, इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, कि मतलब हमने गुड्स का इंपोर्ट तो किया पर क्या काम के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। कि मतलब हमने एक देश से मंगाया, फॉर एग्जांपल मैंने दुबई से एक सामान मंगवाया और लेके मलेशिया में उसको
इंडिया में उतारा नहीं, वो सामान इंडिया में लैंड आया, शिप के थ्रू आया, लैंड भी नहीं हुआ और लेके मलेशिया में मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो इट रेफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। तो जो भी माल इंपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट के पर्पस से वो हो गया एंट्रापोर्ट। In entreport, the goods are purchased from a foreign country but not for the consumption in home country but for selling these goods to some other foreign country। आसान है, मेरे ख्याल से बहुत समझ में आ गया आपको। एक्सपोर्ट का सिंपल सा मतलब इंडिया में बन रहा है, इंडिया के बाहर बिक रहा है। इंपोर्ट का मतलब बाहर बन रहा है और इंडिया में बिक रहा है। और इंट्रापोर्ट ना इंडिया में बन रहा है ना इंडिया में बिक रहा है, बट हमने मंगवाया और यहाँ ही कि यहीं हमने दूसरी कंट्री में उसको सेल कर दिया। दिस इज कॉल्ड इंट्रापोर्ट। तो दीज आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये क्या होते हैं कि भाई ट्रेड के स्मूथ फ्लो के लिए, मतलब क्या कि ट्रेड के आसान फ्लो के लिए जो काम किए जाते हैं, उसकी हेल्प के लिए जो काम किए जाते हैं वो होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, राइट, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे तो उसमें भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था टर्शियरी इंडस्ट्री। जो टर्शियरी इंडस्ट्री होती है वो जो काम इंडस्ट्रीज के लिए करती है वही काम एड्स और ऑक्सिलरीज ट्रेड कॉमर्स के लिए करता है, राइट। द एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज एड्स टू ट्रेड। बहुत सिंपल है कि जो ट्रेड के स्मूथ फ्लो के लिए जो काम होता है वो होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। These helps in removing various hindrances of trade which raise in production or distribution of goods। हमने आज के फर्स्ट पेज में जो फर्स्ट स्लाइड जिसमें हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, उसमें बहुत सारे हिंड्रेंस होते हैं जो कॉमर्स हटाता है, राइट। तो वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब क्या है, पहला पॉइंट हटा दो, बाकी के जो आपने सारे पॉइंट पढ़े, 5 पॉइंट आपने जो बाकी के पढ़े, बस वही सारे पॉइंट है जो आपके एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं, ठीक है। क्या है, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का हिंड्रेंस रिमूव करोगे तो वो हो गया ट्रांसपोर्ट सेगमेंट। टाइम का रिमूव करोगे तो वेयर हाउस सेगमेंट। एक्सचेंज का रिमूव करोगे तो बैंकिंग सेगमेंट। रिस्क रिमूव करोगे तो इंश्योरेंस सेगमेंट। और नॉलेज रिमूव करोगे तो एडवर्टीजमेंट का सेगमेंट। तो इसका इतना सा सिंपल मतलब समझ लीजिए कि एड्स और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, ये सारे जो सेगमेंट मैंने बताए थे आपको, यही सारे सेगमेंट है जो एड्स और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं क्या होते हैं, राइट। तो आई होप आज की जो कहानी है वो आपको समझ में आई होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, ट्रेड की बात की और एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की हमने बात की। ट्रेड 2 तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड 2 तरीके का होता है, होलसेल और रिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड 3 तरीके का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंट्रापोर्ट। एड्स और ऑक्सिलरीज ऑफ टू ट्रेड ये होती है 5 तरह की, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। ये 5 ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।